बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर शहबाज सईद फ्रॉम AEC एकेडमी और मैं आज आपके पास फ़िज़िक्स क्लास 10 और उसके चैप्टर नंबर 10 का एक टॉपिक लेकर हाज़िर हुआ हूँ। चैप्टर का नाम है सिंपल हार्मोनिक मोशन और टॉपिक का नाम है मोशन ऑफ मास अटैच्ड टू ए स्प्रिंग। तो अगर आप देखेंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन किसे कहते हैं, तो सिंपल हार्मोनिक मोशन की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स, कुछ खसूसियात, कुछ फीचर्स होते हैं और जो भी कोई भी अगर ऑब्जेक्ट इन खसूसियात के मुताबिक हरकत करे या उसकी प्रॉपर्टीज़ इन्हीं प्रॉपर्टीज़ के मुताबिक हों या इससे मैच करती हों तो उसकी हरकत को भी हम सिंपल हार्मोनिक मोशन कहेंगे। यानी कोई भी बॉडी इन खसूसियात की हामिल हो, वो इसी तरीके से हरकत करे जिसकी हम बात यहाँ पे करेंगे, तो उसकी हरकत का नाम भी सिंपल हार्मोनिक मोशन रखा जाएगा। तो उसके लिए जो शराइत है सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए वो क्या है? अ बॉडी एग्जीक्यूटिंग SHM ऑलवेज वाइब्रेट अबाउट ए फिक्स पोजिशन, कि वो जिस्म जो SHM परफॉर्म कर रहा है उसे हमेशा एक फ़िक्स पोजीशन के गिर्द जो वाइब्रेट करना चाहिए। यानी पहली शर्त ये है कि जो हरकत है, जो मोशन है, वाइब्रेटरी मोशन होनी चाहिए। दूसरी जो उसकी शर्त है वो ये है, इस एक्सेलेरेशन इज़ ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। हमेशा जब भी वो जिस्म हरकत करे तो उसका एक्सेलेरेशन की सिमत जो है वो मीन पोजीशन की तरफ होनी चाहिए। थर्ड जो उसकी शर्त है, जो कंडीशन है, द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलेरेशन इज़ ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन, कि जो उस एक्सेलरेशन की कीमत है वो हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी मीन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट की। यानी मीन पोजीशन से जितना वो दूर होगा, जितना वो डिस्प्लेस कर चुका होगा, जितना वो दूर जा चुका होगा, उसके लिहाज से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। और अगर वो मीन पोजीशन पे है तो एक्सेलरेशन ज़ीरो होगा, और अगर वो मैक्सिमम पोजीशन पे है तो उसका एक्सेलरेशन जो है वो भी मैक्सिमम होगा। और आखिरी पॉइंट जो है, इट्स वेलोसिटी इज मैक्सिमम एट मीन पोजीशन, उसकी वेलोसिटी मीन पोजीशन पे ज़्यादा होनी चाहिए, मैक्सिमम सबसे ज़्यादा होनी चाहिए, एंड ज़ीरो एट एक्सट्रीम पोजीशन, और एक्सट्रीम पोजीशन पे जो है वो ज़ीरो होनी चाहिए। अब हम इसी तरीके से जो है वो एक स्प्रिंग मैस सिस्टम को देखते हुए उसकी हरकत को साबित करते हैं कि ये भी एक सिंपल हार्मोनिक मोशन है। तो हमारे पास एक शक्ल हमें नज़र आ रही है जिसमें एक स्प्रिंग जो है वो के साथ एक मैस अटैच किया है हॉरिजेंटल सरफेस के ऊपर, और ये भी हमने फ़र्ज़ कर लेना है कि जो सरफेस है ये फ्रिक्शनलेस है, वरना हम क्वेश्चन को नहीं बना सकते। यानी हम ये तसव्वुर कर लेंगे कि फ्रिक्शन की फोर्स अमल नहीं कर रही, वरना उसे भी हमें फार्मूले में ऐड करना पड़ेगा और हमारा फार्मूला मज़ीद कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। तो सबसे पहले एक जिस्म जो है वो उसको हम ए की तरफ, पोजीशन ए की तरफ, जो ओ से ए की तरफ जो है वो खींचते हैं। जब हम ओ से ए की तरफ खींचते हैं तो हम उस पर एक अप्लाइड फोर्स लगाते हैं, एक फोर्स लगाते हैं जिसको अप्लाइड फोर्स कहेंगे। इस अप्लाइड फोर्स के नतीजे में जब हम इसको ए पे छोड़ेंगे, रिलीज़ करेंगे ए से, तो ये वापस सेंटर की तरफ आएगा। और ये जो फोर्स इसको सेंटर की तरफ ला रही है, ये बुनियादी तौर पे इसके स्प्रिंग के अंदर जो पोटेंशियल एनर्जी जमा हो गई थी हमारी हरकत की वजह से, वो इसको वापस लेके आ रही है, और उस फोर्स जिसके ज़रिए ये वापस आ रहा है उसको रीस्टोरिंग फोर्स का नाम दिया जाएगा। तो रीस्टोरिंग फोर्स के तहत ये वापस जो है वो ओ की तरफ आएगा। इसे ओ पर रुक जाना चाहिए क्योंकि ओ से शुरू हुआ था, लेकिन ये ओ पे नहीं रुकता, बल्कि उसके बजाय ये बी की तरफ चला जाता है अपने इनर्शिया की वजह से। यानी हर बॉडी में एक खसूसियत होती है कि वो अपना जो है वो हरकत की हालत को या रेस्ट की हालत को बरकरार रखती है, तो ये भी मूव करना शुरू कर देता है और ये पोजीशन बी पे चला जाता है। अब बी पे अगेन इसका स्प्रिंग कंप्रेस हो चुका हुआ है और इसके अंदर इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी जमा हो चुकी है। अब वो पोटेंशियल एनर्जी इसको फिर से धक्का देगी और ओ की तरफ लाएगी। अगेन ये ओ पे रुकना चाहेगा लेकिन नहीं रुक सकेगा और इनर्शिया की वजह से ए पे आ जाएगा। इस तरह ये ए ओ बी और बी से ओ ए की तरफ बार बार हरकत करेगा। तो इस लिहाज से हम ये कह सकते हैं कि इसकी मोशन वाइब्रेटरी मोशन है। अब हमने देखना है कि क्या इसकी, तो पहली शर्त तो पूरी होगी कि इसकी मोशन वाइब्रेटरी मोशन है। दूसरी हमने ये देखना है कि क्या हमेशा हरकत की सिमत यानी एक्सेलेरेशन की सिमत हमेशा सेंटर की तरफ है, तो वो भी हम देख सकते हैं। जब ये मैस ए से ओ की तरफ आ रहा होगा, यानी एक्सट्रीम से मीन पोजीशन की तरफ आ रहा होगा, तो इसकी वेलोसिटी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ेगी। जैसे अब झूले की मिसाल ले लें कि वो वेलोसिटी जब वो सेंटर की तरफ आता है तो बढ़ती है। तो जब वेलोसिटी बढ़ती है तो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की सिमत एक ही होती है। इसका मतलब वेलोसिटी भी इसी रुख में है, एक्सेलरेशन भी इसी रुख में है, लिहाजा वो सेंटर की तरफ है। अब जब ये ओ से बी की तरफ या ओ से ए की तरफ वापस आएगा, तो इस सूरत हाल में जब ये फ़र्ज़ करें ओ से बी की तरफ आ रहा है, तो ऐसी सूरत हाल में इसकी जो वेलोसिटी है वो कम होगी। और अगर वेलोसिटी कम हो तो एक्सेलरेशन और वेलोसिटी एक दूसरे से ऑपोजिट होते हैं। यानी अगर वेलोसिटी इस रुख में है तो एक्सेलरेशन उससे मुखालिफ रुख में होगी, तो अगेन एक्सेलरेशन सेंटर की तरफ है। इसका मतलब जब जिस्म मीन पोजीशन पे की तरफ आ रहा हो तब वो सेंटर की तरफ होता है, और जब वो एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ हो तब भी वो सेंटर की तरफ होता है एक्सेलरेशन उसका। तो एक्सेलरेशन हमेशा जो है वो सेंटर ही की तरफ रहता है। तो इससे उसकी दूसरी बात जो साबित होगी। अब थर्ड बात जो है कि एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिस्प्लेसमेंट के, यानी ए प्रोपोर्शनल है -x के, वो हम एक इक्वेशन जो है उसकी मदद से देखते हैं।
तो ये हमारे पास एक इक्वेशन है, वो हम देखते हैं अभी क्विकली कि फ़र्ज़ करें हमारे पास कि जब हमने इस पर अप्लाइड फोर्स लगाई, इसको नतीजे में रिस्टोरिंग फोर्स पैदा हुई। तो रिस्टोरिंग फोर्स F इज इक्वल टू हुक के कानून के तहत अगर इलास्टिक लिमिट के अंदर जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है डिस्प्लेसमेंट के, और जब प्रोपोर्शनल ख़त्म करते हैं तो कांस्टेंट के आ जाता है। तो चूंकि ये रिस्टोरिंग फोर्स है टुवर्ड द सेंटर है, लिहाजा माइनस हमने लगा दिया। तो F इज इक्वल टू माइनस के एक्स। इसमें से अगर आप के निकालना चाहें जो कि स्प्रिंग कांस्टेंट है, तो ये x जो है वो इसके नीचे आ जाएगा और माइनस भी चला जाएगा, तो k इज इक्वल टू माइनस एफ ओवर एक्स। और यहीं से स्प्रिंग कांस्टेंट की डेफिनेशन निकलेगी, इट इज़ द रेशियो ऑफ अप्लाइड फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी। अब हमने एक और इक्वेशन न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन में पढ़ी है, एफ इज इक्वल टू एम में। अब चूंकि ये भी फोर्स है, ये भी फोर्स है, दोनों फोर्सेस को आमने सामने कर दें, लिहाजा एम ए इस फोर्स की जगह एम ए और इस फोर्स की जगह माइनस के एक्स ये प्लेस करें। अब यहाँ से अगर हम ए निकालें तो एम इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो ए इज इक्वल टू माइनस के एक्स ओवर एम, या ए इज इक्वल टू माइनस के ओवर एम को हमने एक साइड पे कर दिया, एक्स को एक साइड पे कर दिया। उसकी क्या वजह है कि एक स्प्रिंग कांस्टेंट है और एम जो है मैस है। अब मैस भी चेंज नहीं होता, ना ही स्प्रिंग कांस्टेंट चेंज होता है एक्सपेरिमेंट में, लिहाजा ये दोनों कांस्टेंट वैल्यूज़ हैं, लिहाजा माइनस के ओवर एम की जगह कांस्टेंट आ जाएगा। इसलिए हम कहेंगे ए इज इक्वल टू माइनस इन दोनों की जगह कांस्टेंट आ गया और एक्स रह गया। अब ये मैथ में या फिजिक्स में असूल है कि जब ये बराबर और कांस्टेंट को ख़त्म करते हैं तो आप प्रोपोर्शनैलिटी का साइन लगाते हैं, प्रोपोर्शनैलिटी, लिहाजा ए इज इक्वल भी ख़त्म हो गया, इज इक्वल टू भी ख़त्म हो गया, कांस्टेंट भी ख़त्म हो गया, तो ए प्रोपोर्शनल है माइनस एक्स के। और ये वो रिलेशन है जो सिंपल हार्मोनिक मोशन की है, लिहाजा हम कह सकते हैं कि द मोशन ऑफ बॉडी अटैच टू अ स्प्रिंग इज सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब हम इसकी रीडिंग करते हैं टॉपिक की। वन ऑफ द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ ऑसिलेटरी मोशन इज दैट ऑफ हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग मैस सिस्टम, यानी सादा जो ऑसिलेटरी मोशन की किस्म है वो स्प्रिंग मैस सिस्टम है। इफ़ द स्प्रिंग इज स्ट्रेच्ड और कंप्रेस्ड थ्रू ए स्मॉल डिस्प्लेसमेंट एक्स, अगर आप स्प्रिंग को फैला दें या कंप्रेस कर दें, दबा दें एक छोटे से फासले एक्स तक फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन, इट एक्सर्ट्स ए फोर्स एफ ऑन द मैस, तो ये मैस पर फोर्स एफ लगाएगा। अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ, हुक के कानून के तहत दिस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चेंज इन लेंथ एक्स ऑफ द स्प्रिंग, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लंबाई एक्स के जो मेन पोजीशन से उसका फासला होगा। तो f इज इक्वल टू माइनस के एक्स, वेयर x इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ मैस फ्रॉम इस मीन पोजीशन o, यहाँ x डिस्प्लेसमेंट है मैस का उसके मीन पोजीशन o से, एंड k इज कांस्टेंट कॉल्ड स्प्रिंग कांस्टेंट, और k कांस्टेंट जो स्प्रिंग कांस्टेंट कहते हैं, अनडिफाइंड एज k इज इक्वल टू माइनस एफ ओवर एक्स, ये मैंने पहले बता दिया था आपको। द वैल्यू ऑफ k इज ए मेजर ऑफ स्टिफनेस ऑफ द स्प्रिंग, जो k की वैल्यू है ये स्प्रिंग की सख्ती की पैमाइश है। स्टिफ स्प्रिंग हैव लार्ज वैल्यू ऑफ के, जो सख्त स्प्रिंग है उनकी के की वैल्यू ज़्यादा है, एंड सॉफ्ट स्प्रिंग हैव स्मॉल वैल्यू ऑफ के। और उसी तरह जैसे मैंने बताया था फिजिकल टू एम ए और के इजिकल टू माइनस एम ए ओवर एक्स, और ए इजिकल टू माइनस के ओवर एम इंटू एक्स, और ये के ओवर एम कॉन्स्टेंट होकर ए प्रोपोर्शनैलिटी है माइनस एक्स के। इट मीन्स दैट द एक्सेलरेशन ऑफ ए मैस अटैच टू ए स्प्रिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजिशन, hence the horizontal mass of a mass spring system is an example of simple harmonic motion। कहता है इसका मतलब ये है कि जो एक्सेलरेशन किसी स्प्रिंग मैस सिस्टम के साथ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिस्प्लेसमेंट के, मीन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट के, इसलिए हॉरिजॉन्टल मैस स्प्रिंग सिस्टम की जो हरकत है ये सिंपल हार्मोनिक मोशन है। द नेगेटिव साइन मीन्स दैट द फोर्स एक्सर्टेड बाय स्प्रिंग इज ऑलवेज डायरेक्टेड ऑपोजिट टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द मैस। नेगेटिव साइन बताता है कि जो डायरेक्शन है स्प्रिंग फोर्स की वो डिस्प्लेसमेंट के ऑपोजिट है, चूंकि रिस्टोरिंग फोर्स है तो उसके ऑपोजिट है। बिकॉज द स्प्रिंग फोर्स ऑलवेज एक्ट्स टुवर्ड्स द मीन पोजीशन, स्प्रिंग फोर्स हमेशा मीन पोजीशन की तरफ होगी। इट इज समटाइम्स कॉल्ड रिस्टोरिंग फोर्स, इसीलिए इसको रिस्टोरिंग फोर्स भी कहते हैं। तो अब रिस्टोरिंग फोर्स की डेफिनेशन आ गई। अ रिस्टोरिंग फोर्स ऑलवेज पुशेस और पुल्स द ऑब्जेक्ट परफॉर्मिंग ऑसिलेटरी मोशन टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। जो रिस्टोरिंग फोर्स है वो हमेशा पुश करता है या पुल करता है उस ऑब्जेक्ट को जो ऑसिलेटरी मोशन परफॉर्म कर रहा हो टुवर्ड्स मीन पोजीशन की तरफ, यानी रिस्टोरिंग फोर्स हमेशा उस ऑब्जेक्ट को जो सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहा है सेंटर की तरफ, मीन पोजीशन की तरफ लाता है। इनिशियली द मैस m एट रेस्ट इज एट मीन पोजीशन O एंड देन रिजल्टेंट फोर्स ऑन द मैस इज जीरो। कहता है शुरू में मैस m रेस्ट की हालत में था मीन पोजीशन O से, और इसकी जो रिजल्टेंट फोर्स थी मैस पे वो जीरो थी। Suppose the mass is pulled towards a distance x up to extreme position A, तो कहते हैं थोड़ी देर के लिए हम इसको मैस को खींच के लेके जाते हैं A की तरफ, थोड़ा फासला x तय करवाते हैं, एंड देन रिलीज और छोड़ देते हैं। देन रिस्टोरिंग फोर्स एक्सर्टेड बाय स्प्रिंग ऑन द मैस, तो जो रिस्टोरिंग फोर्स है जो स्प्रिंग मैस पे लगा रहा है विल पुल इट टुवर्ड्स द मीन पोजीशन O, वो खींच के इसको रिस्टोरिंग फोर्स वापस लाएगी, खिंचाव डालेगी, खींचेगी और O की तरफ, सेंटर की तरफ या मीन पोजीशन की तरफ लाएगी। ड्यू टू द रिस्टोरिंग फोर्स द मैस मूव्स बैक, मैस वापस आता है टुवर्ड्स द मीन पोजीशन O की तरफ। द मैग्नीट्यूड ऑफ रिस्टोरिंग फोर्स डिक्रीजेज विद द डिस्टेंस फ्रॉम द मीन पोजीशन, जो मैग्नीट्यूड है रिस्टोरिंग फोर्स का वो मीन पोजीशन से फासले पे मुनहसर है, वो कम होगा, सॉरी मीन पोजीशन से फासले के साथ, यानी जैसे जैसे हम मीन पोजीशन
जो है कि करीब आएंगे तो रिस्टोरिंग फोर्स कम होगी एंड बिकम जीरो एट ओ, और ओ पे ख़त्म हो जाएगी। हाउएवर द मैस, अब यहाँ पे चूंकि ओ पे रिस्टोरिंग फोर्स खत्म हो गई है तो जिसम को रुक जाना चाहिए, क्योंकि जो फोर्स उसको लेके जा रही थी वो तो खत्म हो गई, लेकिन इनर्शिया की वजह से वो नहीं रुकेगा। हाउएवर द मैस गेन स्पीड एज इट मूव्स टुवर्ड्स द मीन पोजीशन, वो कहते ताहम मैस ने स्पीड पकड़ ली है जब वो मीन पोजीशन पे आ गया है, एंड स्पीड बिकम्स मैक्सिमम एट ओ, और इसकी हरकत ओ पे या स्पीड मैक्सिमम है ड्यू टू इनर्शिया, इनर्शिया की वजह से। द मैस डज नॉट स्टॉप एट द मीन पोजीशन, वो मीन पोजीशन पे नहीं रुक सकता, बट कंटिन्यूअस मोशन एंड रीचेज द एक्सट्रीम पोजीशन बी, और वो अपनी हरकत को जारी रखता है और एक्सट्रीम पोजीशन बी पे आ जाता है। एज द मैस मूव्स फ्रॉम पोजीशन ओ, जैसे ही मैस पोजीशन ओ से मूव करता है टू द एक्सट्रीम पोजीशन बी, बी की तरफ, द रिस्टोरिंग फोर्स एक्टिंग ऑन इट टुवर्ड्स द मीन पोजीशन स्टेडीली इंक्रीजेज इन स्ट्रेंथ, तो रिस्टोरिंग फोर्स फिर बढ़ती है। हैंस द स्पीड ऑफ द मैस डिक्रीजेज एज इट मूव्स टुवर्ड्स द एक्सट्रीम पोजीशन, तो जैसे ही एक्सट्रीम की तरफ जाएगा तो इसकी स्पीड में आहिस्ता आहिस्ता कमी होगी, क्योंकि ये जा रहा है मीन से दूर और रिस्टोरिंग फोर्स ला रही है मीन की तरफ, तो दोनों एक दूसरे से ऑपोजिट हैं, इस वजह से रिस्टोरिंग फोर्स इसको दूर जाने से रोकेगी। द मैस फाइनली, तो इस तरह आहिस्ता आहिस्ता स्लो होगा और आखिरकार एक्सट्रीम पोजीशन बी पे रुक जाएगा। द मैस फाइनली कम्स ब्रीफली टू रेस्ट, थोड़ी देर के लिए, कुछ लम्हे के लिए रुकता है एट एक्सट्रीम पोजीशन बी, बी पे। अल्टीमेटली द मैस रिटर्न्स टू द मीन पोजीशन ड्यू टू रिस्टोरिंग फोर्स, और आखिरकार मैस रिटर्न होता है मीन पोजीशन पे रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से। दिस प्रोसेस इज रिपीटेड, इस अमल को दोहराया जाता है, एंड मैस कंटिन्यू टू ऑसिलेट बैक एंड फोर्थ अबाउट द मीन पोजीशन, और मैस बार बार मीन पोजीशन के इर्द गिर्द हरकत करता है, वाइब्रेटरी मोशन, बैक एंड फोर्थ, आगे पीछे हरकत करना। सच मोशन ऑफ ए मैस अटैच टू स्प्रिंग ऑन हॉरिजॉन्टल फ्रिक्शनलेस सरफेस इज नोन एज सिंपल हार्मोनिक मोशन, तो कहता है इस तरह की हरकत जो है किसी ऐसे मैस की जो स्प्रिंग के साथ जुड़ा हुआ है एक हॉरिजॉन्टल फ्रिक्शनलेस सरफेस पे, उसे सिंपल हार्मोनिक मोशन कहते हैं। मैंने बताया था फ्रिक्शनलेस इसलिए तस्वुर करते हैं ताकि आपकी हरकत में फ्रिक्शन की फोर्स को कैलकुलेट ना करना पड़े, वरना फार्मूला कॉम्प्लिकेट हो जाता है और मुश्किल होता है कैलकुलेट करना। द टाइम पीरियड, क्योंकि आपकी क्लास छोटी है तो इसलिए ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन उसमें नहीं उन्होंने ऐड की। द टाइम पीरियड टी ऑफ द सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑफ ए मैस एम अटैच टू स्प्रिंग इज गिवन बाय द फॉलोइंग क्वेश्चन, जो टाइम पीरियड है उस मैस का जो स्प्रिंग से जुड़ा हुआ है वो उसने दे दिया है। टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल ओवर जी, टी जो है वो 2 पाई, टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एम ओवर के, जो एल ओवर जी वो सिंपल पेंडुलम की है, टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एम ओवर के जो है ये जो है वो टाइम पीरियड का फार्मूला है, और इसी के तहत आप वॉस एंड मेरिकल जो आपके इस चैप्टर में आएंगे वो कैलकुलेट करेंगे। उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए मददगार साबित होगी। अगर ये वीडियो आपके लिए मददगार साबित हो तो इस चैनल की इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि मेरी आने वाले तमाम तर लेक्चर्स जो कि आपकी स्टडी में आपके मददगार साबित हो सकते हैं वो आसानी से आप तक पहुँच सकें। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।